क्या देख रही है लाडो? कुछ नहीं पापा, बस अपने घर को देख रही हूँ, लेकिन अब ये घर पराया हो जाएगा। ना ना, ऐसा नहीं कहते। ये घर तेरा था और हमेशा तेरा ही रहेगा। पापा, वो पंडित जी से बात हो गई क्या? पंडित जी ने शाम को आने को कहा है। ठीक है पापा जी। ये कहानी है रवि किशन और उनकी बेटी अर्पिता की। रवि किशन ढोलकपुर गांव के मुखिया थे। वो बड़े ही नेक दिल और दयालु थे। ढोलकपुर के सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। रवि किशन की एक ही बेटी थी अर्पिता, और वो भी अपने पिता की तरह बड़ी संस्कारी और नेक दिल थी। अर्पिता बड़ी हुई तो रवि किशन ने उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़का शहर की एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था। और फिर उसी शाम, अब तो जल्दी से बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए आप बस। हाँ, मैं घर से ही सब कुछ देख परख कर आया हूँ। 20 जून को बड़ा ही शुभ मुहूर्त है शादी के लिए। क्या इसी जून में? पर पंडित जी, तब तो बड़ी भयंकर गर्मी होगी ना? हाँ, होगी तो सही, पर मुखिया जी, इसके बाद कम से कम 6 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अरे नहीं, प्रेम के घर वाले इतना इंतजार नहीं करेंगे। इंजीनियर लड़का है, देखने में भी सुंदर है, तो कौन इंतजार करेगा? ठीक है पंडित जी, हम 20 जून को ही शादी करवाएंगे। ठीक है मुखिया जी, फिर मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? बेटी अर्पिता, पंडित जी ने शादी की तारीख निकाल दी है। बिना दक्षिणा दिए और मुंह मीठा कराए पंडित जी को जाने मत देना। रवि किशन की बात पर अर्पिता और पंडित जी हंस दिए। शादी की तारीख तो तय हो गई थी, लेकिन समस्या ये थी कि शादी के लिए जो तारीख तय हुई थी वो भयंकर गर्मी के बीच आ रही थी। रवि किशन को अब उसी की चिंता सताने लगी कि इतनी दूर शहर से आने वाले बारातियों की आओ भगत वो कैसे करेगा। और सबसे बड़ी चुनौती तो गर्मी से सबको बचाने की थी। रवि किशन इसी चिंता में बैठे थे कि तभी अर्पिता उनके पास आई। पापा, आप तैयार नहीं हुए? आपको तो पंचायत में जाना है ना? हाँ, अच्छा याद दिलाया लाडो। अभी जाता हूँ मैं। रवि किशन ने अपनी पगड़ी ठीक की और पंचायत की तरफ निकल पड़े। पंचायत में जरूरी काम निपटाने के बाद रवि किशन वहीं उदास बैठे थे। तभी एक पंच ने उनसे पूछा, अरे क्या हो गया मुखिया जी, कुछ चिंतित लग रहे हैं? हाँ पंच जी, अर्पिता की शादी की तारीख तय हो गई है 20 जून, यानी भरी गर्मी में। अब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी गर्मी में सब कैसे होगा। कैसे लड़के वालों को फोन करूं, क्या कहूं उनसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप अभी फोन लगाइए। अरे जरा देखिए तो कि वो क्या कहते हैं। रवि किशन ने फिर तुरंत ही प्रेम के पिता को फोन लगाया, लेकिन भरी गर्मी में शादी की तारीख सुनकर प्रेम के पिता नाराज हो गए। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब हम कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। मुखिया जी, कुछ न कुछ काम से नहीं चलेगा। एक लौता इंजीनियर बेटा है हमारा, दूर दूर से रिश्तेदार आएंगे हमारी शादी में। हमें तो बढ़िया इंतजाम चाहिए, किसी बाराती को रत्ती भर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, अगर आपके बस में है तो बता दीजिए, वरना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अर्पिता भी तो एक लौती बिटिया है हमारी। आप चिंता मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे हम। अर्पिता के होने वाले ससुर जी से रवि किशन ने वादा तो कर दिया था, लेकिन इस वादे को कैसे निभाया जाए, ये सवाल अब भी बना हुआ था। और फिर एक दिन जब रवि किशन पंचायत में बैठे थे, तभी उनके पास गांव का एक लड़का वहां आया। उसका नाम विजय था, लेकिन सब उसे पगला कहते थे क्योंकि वो बहुत ही भोला और बड़ा बातूनी था। विजय गांव में ही चाय बेचता था। उस दिन भी वो चाय लेकर ही पंचायत में आया था। प्रणाम मुखिया जी। क्या बात है मुखिया जी, ऐसे माथे पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? अरे पगले, चुपचाप चाय दे और चलता बन, समझा? अरे ऐसा मत कहिए पंच जी, वो भी तो अपने ही गांव का है। हाँ मुखिया जी, पर है तो पगला। पंच जी, मैं भोला जरूर हूँ पर पगला नहीं हूँ, बहुत दिमाग है मेरे पास।
अच्छा तो चल साबित कर। मुखिया जी इसलिए परेशान है क्योंकि इनकी बेटी की शादी तय हो गई है, समझे, और वो भी 20 जून की भरी गर्मी में, समझे। और उससे भी बड़ी बात ये कि शहर से आएगी अर्पिता बिटिया की बारात, समझे। अब बताओ ऐसा क्या करे कि बारातियों को जो है रत्ती भर भी गर्मी न लगे भाई। बता, है कोई तरीका तेरे दिमाग में? मसला तो गंभीर है। लो, इसे ये बात भी अब समझ आई है। चल अब तू निकल यहाँ से, भाग। अभी तो जा रहा हूँ मुखिया जी, पर आप चिंता मत करना, मैं कुछ न कुछ सोचकर आपको जरूर बताऊंगा। अर्पिता दीदी की शादी में हर बाराती खुश होकर वापस जाएगा। अच्छा, अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो तुझे मैं अपनी जगह पंच बना दूंगा। चल ये भी मेरा वादा रहा। इतना कहकर वो पंच विजय के ऊपर हंसने लगा और उसके जाने के बाद पंच ने मुखिया से कहा, पगला कहीं का। मुखिया जी, वैसे हम पूरे पंडाल में एसी लगवा दे क्या? गांव में इतनी बिजली कहाँ आती है और कहाँ कहाँ एसी लगवाएंगे पंच जी? पंडाल तो खुले में ही लगेगा ना, तो बहुत ऊंचा और बड़ा पंडाल लगवा लेते हैं। उससे कुछ धूप तो रुकेगी, पर उमस उसका क्या करेंगे? सारे आइडिया फेल हो गए थे और यही सब सोचते सोचते शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। शादी से ठीक एक दिन पहले विजय रवि किशन के घर आया। मुखिया जी, आप तुरंत चलो मेरे साथ। क्यों, क्या हो गया विजय? मैंने आपकी परेशानी दूर कर दी है, मेरे साथ चलिए फौरन, आपको दिखाता हूँ कैसे। विजय रवि किशन को एक खेत की तरफ ले गया। रवि किशन ने देखा कि विजय ने उस खेत में पेड़ों की ठंडी छाया में एक बड़ा सा गड्ढा कर रखा था। ये क्या है विजय? गर्मी में शादी का तोड़ मुखिया जी, इसे शाम तक बढ़िया स्विमिंग पूल बना दूंगा मैं। मुखिया जी आप देखना, बाराती आएंगे और खूब मौज करेंगे यहाँ। विजय की बात सुनकर रवि किशन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उन्हें वाकई कोई चिंता नहीं थी। अगले दिन शहर से बारात आती है और आते ही रवि किशन ने सबको वो बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाया जो ठंडे पानी से लबालब भरा हुआ था। भरी गर्मी से परेशान बाराती उसी वक्त स्विमिंग पूल में कूद पड़े और जमकर मजे करने लगे। अर्पिता की शादी धूमधाम से हुई और सारे बाराती खूब खुश हुए। मान गए पापा जी, इस भयानक गर्मी में क्या तोड़ निकाला है आपने। बेटा प्रेम, ये विजय है, इसी का कमाल है ये। पूरा गांव इसे पगला कहता है, पर विजय ने साबित कर दिखाया कि वो कितना समझदार है। हाँ भाई विजय, मुझे भी अपना वादा याद है। अब तुम जो है मेरी जगह पंच बनोगे भाई। नहीं पंच जी, मैं तो पगला ही ठीक हूँ, आप संभालो अपने पंच का पद, मैं तो चला। अरे पर कहाँ? अरे मुखिया जी, बारातियों ने खूब मजे ले लिए स्विमिंग पूल के, अब हमारी यानी कि घरातियों की बारी है भाई। शिवानी अपने ससुराल के बाहर खड़ी होती है, जहाँ कड़ी धूप में उसकी सास आरती की थाली लेकर आती है। इतनी अच्छी और सुंदर बहू है मेरी, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न संस्कारी। अरे और कब तक यहाँ खड़ा होना होगा, बहुत गर्मी लग रही है। सासू माँ जी जल्दी से आरती उतार लीजिए। चलो बहू, अब अंदर आ जाओ। जानकी अपनी बहू को घर के अंदर लेकर आती है, जहाँ घर के अंदर केवल एक ही पंखा होता है। अरे ये क्या, पूरे घर में एक ही पंखा और सब एक पंखे में कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या इन लोगों को गर्मी नहीं लगती होगी? गर्मी तो बहुत हो रही है बहू, तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ। जानकी अपनी नई बहू को पंखे के नीचे बिठा देती है, लेकिन पंखे की हवा के बाद भी शिवानी को बहुत गर्मी लग रही होती है। कुछ ही देर में घर में बैठी हुई कुछ औरतें जानकी से कहती हैं, अरे जानकी, आज तो बहू की पहली रसोई की रस्म है, आज तुम अपनी बहू से क्या बनवाने वाली हो? क्या बताओ बहन, जो मेरी बहू अपने प्यारे हाथों से बनाकर प्यार से खिलाना चाहेगी, हम तो वही खा लेंगे।
ये बात तो बहुत सही बोली जानकी तूने। बस हर बहू को तुम्हारे जैसी सास मिलनी चाहिए। चंपा के ये कहने पर जानकी बहुत खुश होती है। इसके बाद जानकी थोड़ी देर शिवानी को बिठाने के बाद उसको घर के आंगन में चूल्हे के पास ले आती है। बहू, यही हमारे घर का चूल्हा चौका है। हम यहीं पर खाना बनाते हैं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमें बता देना। ठीक है माँ जी। अब शिवानी अच्छे खासे घर से थी। उसने कभी भी गरीबी नहीं देखी थी, लेकिन अपने ससुराल आते ही पहले दिन ही उसने गरीबों के दर्शन कर लिए थे। कड़ी धूप में उसे चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर खाना बनाना पड़ रहा था। बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब ये पानी भी खत्म हो गया। यहाँ पर मेरे पास सब्जी में पानी डालने के लिए भी पानी नहीं है। कहाँ से लाऊं? तभी शिवानी को थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा ड्रम दिखाई देता है, जिसके अंदर पानी भरा होता है। अरे ये रखा है पानी, चलो पानी लेकर आती हूँ। शिवानी उस ड्रम के अंदर से पानी निकालकर एक मटके में भर लेती है और उसे उठाकर चूल्हे के पास लेकर आती है। हे भगवान, मैं तो थक गई। कितनी मेहनत लगती है गर्मी में खाना बनाने में। इस तरह शिवानी की पहली रसोई के समय उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। पसीने में वो तर-तर हो जाती है। एक तो दोपहर का टाइम हो रहा है, ऊपर से मुझे चूल्हे पर रोटियां बनानी पड़ रही हैं। तभी शिवानी की नंद आती है। भाभी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आपको पता है वहाँ सब रोटियों का इंतजार कर रही हैं। हाँ नंद जी, बना रही हूँ। शिवानी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी और अब वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी होने लगी थी। बस और कब तक मुझे यहाँ रोटियाँ बनानी होंगी। तभी घर के बाहर एक कुरियर वाला आता है। उसे लेने के लिए सास जानकी बाहर निकलकर आती है। अरे अच्छा हुआ आप ले आए। जानकी कुरियर वाले से वो पार्सल ले लेती है और उसको कुछ पैसे दे देती है। माँ जी, ये क्या आया है कुरियर से? बहू, ये मेरे मुंह पर लगाने के लिए क्रीम है। जानकी इतना कहकर क्रीम घर के अंदर ले आती है। कितनी अजीब बात है, मेरी सास को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपने मुंह पर क्रीम लगाने के लिए पैसे खर्च कर रही है, लेकिन देखो घर के अंदर एक पंखा तक नहीं लगा सकती। अरे पंखा तो छोड़ो, एक टेबल फैन भी नहीं ला सकती। शिवानी को इस बात का बहुत बुरा लगता है। जैसे तैसे उसकी गर्मी में पहली रसोई की रस्म हो जाती है। सब लोग उसके खाने की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उस खाने को बनाने में शिवानी की बहुत ज्यादा मेहनत भी लग गई थी। बहू ने पहली रसोई पर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। ये लो बहू, अपना शगुन। इस तरह सब शगुन देकर चले जाते हैं। आखिरी में शिवानी को घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। ये क्या, इस पंखे की तो हवा भी नहीं लग रही है। पंखे के नीचे बैठने के बाद भी कितनी गर्मी हो रही है। फिर शिवानी एक हाथ वाले पंखे से अपने आप को हवा कर रही थी कि तभी वो अपनी सास को अपने मुंह पर क्रीम लगाते हुए देखती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। सबको अपने शौक दिखाई देते हैं, लेकिन घर की जरूरत नहीं। जैसे कि मेरी सास को ही देखो, कैसे मल मल कर अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही है। जैसे ही जानकी किसी काम से अपने कमरे से बाहर आती है, शिवानी उसके कमरे में जाकर उस क्रीम का रेट देखती है। अरे बाप रे, इतनी महंगी क्रीम! इससे अच्छा तो इतने पैसों में एक अच्छा खासा मिनी कूलर आ जाता। लेकिन माँ जी को तो अपनी सुंदरता की ही पड़ी है। शिवानी ऐसा सोचकर अपने कमरे में वापस आ जाती है, जिसके बाद वो रात को गर्मी में जैसे तैसे करके सोती है। तभी रात में अचानक से लाइट चली जाती है। अरे ये क्या, इतनी मुसीबत कम थी क्या जो अब लाइट भी चली गई? अब तो गर्मी ने हद ही पार कर दी है।
रात भर लाइट नहीं आती। शिवानी की हालत देखकर उसका पति मनोज उसको हवा करने लगता है। अरे ये क्या, आप मुझे हवा कर रही हैं? आपको तो सुबह ड्यूटी पर जाना है, अब सो जाइए, नहीं तो आप लेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं शिवानी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस तरह की गर्मी बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे भी आज पहली रसोई में तुम थक गई होगी। अपने पति का ये लाड प्यार देखकर शिवानी को बहुत खुशी होती है। रात भर मनोज शिवानी को हवा करता रहता है, जिसके चलते शिवानी आराम से सोती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो शिवानी गर्मी में घर के सारे काम कर रही होती है। उसे इस तरह गर्मी में परेशान देखकर उसकी सास जानकी उसके लिए सत्तू का शरबत बनाती है। बेचारी बहू कब से काम में लगी हुई है, बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही होगी, इसके लिए सत्तू का शरबत बना देती हूँ। इसके शरीर में थोड़ी सी ठंडक आ जाएगी और ये इसके शरीर के लिए भी फायदेमंद होगा। जानकी ऐसा सोचने के बाद सत्तू का शरबत बनाकर अपनी बहू शिवानी को दे देती है। माँ जी, ये क्या है? बहू, तुम्हें नहीं पता, ये सत्तू का शरबत है, इसे पी लो। इसे पीने के बाद तुम्हें बहुत ठंडक लगेगी और गर्मी भी नहीं लगेगी। जानकी के कहने पर शिवानी उसे पी लेती है, जिसके बाद उसे बहुत ठंडा ठंडा लगता है और उसके गले की प्यास भी बुझ जाती है। क्यों बहू, कैसा लगा सत्तू का शरबत? माँ जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है और सच में मुझे अब गर्मी नहीं लग रही और मेरा गला भी ठीक हो गया। हाँ बहू, इसीलिए तो मैंने तेरे लिए बनाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। चलो, अब मैं अपनी क्रीम लगाने जा रही हूँ। माँ जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बहू, पूछो। आप इतनी महंगी क्रीम अपने चेहरे पर क्यों लगा रही हैं? इससे क्या होता है? क्या आप सुंदरता के लिए लगा रही हैं? नहीं बहू, ऐसा नहीं है। दरअसल मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। ये क्रीम एक एलर्जी की क्रीम है। अगर मैं इसे ना लगाऊं तो मेरा चेहरा, मेरा शरीर पूरा खराब होने लगेगा। अच्छा माँ जी, आपको इतनी बड़ी परेशानी है? हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं बस इस क्रीम से ही काम चला रही हूँ। ये सुनकर शिवानी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने अपनी सास के लिए बहुत उल्टा सीधा सोचा था, लेकिन जैसा उसने सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उसकी नंद आनंदी वहाँ पर आती है। भाभी, ये लीजिए, मैं आपके लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आई हूँ, आपको ये बहुत पसंद आएगी। आनंदी की लाई हुई आइसक्रीम खाकर शिवानी बहुत खुश होती है। इस तरह उसे अपने ससुराल वालों का प्यार दिखता है और ये भी समझ आता है कि वो अपने ससुराल वालों के लिए बहुत गलत सोच रही थी। मैंने ये पता नहीं सबके बारे में क्या क्या सोच लिया, लेकिन मेरे ससुराल वाले कितनी अच्छी हैं। माना यहाँ गर्मी की समस्या है, लेकिन इन सब के प्यार के साथ इस गर्मी में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह शिवानी को गरीबी में रहने की धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। वहीं मनोज पैसे जोड़ जोड़ कर घर के अंदर एक नया कूलर ले आता है, जिससे अब शिवानी के साथ साथ घर में सभी को ज्यादा गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता और वो सभी एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। जहाँ टीना मॉडर्न थी तो वहीं उसके ससुराल वाले सीधे साधे साधारण से थे। टीना को नए नए डिजाइन के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। जब भी वो सुनती कि मार्केट में कोई नए कपड़े आए हैं तो वो फौरन खरीद लाती और उन कपड़ों को पहन लेती। गर्मियाँ शुरू हुई तो टीना ने गर्मी के कपड़ों की शॉपिंग करनी शुरू कर दी और वो रोजाना ही तरह तरह के कपड़े कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन खरीदने लगी। एक दिन टीना अपने लिए कुछ नए कपड़े तलाश कर रही थी, क्योंकि उसे रिश्तेदार में शादी में जाना था।
शादी दिन की थी, इसलिए टीना गर्मी के लिए बहुत परेशान थी। क्या बात है टीना, तुमने अभी तक शादी में जाने की तैयारी नहीं की? मैं सोच रही थी तुम वो रानी कलर वाली साड़ी पहन लेती। माँ जी, मैं ये साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहनने वाली। मैं अपने लिए कोई अलग सी ड्रेस मंगवाऊंगी। देखती हूँ गर्मियों के लिए क्या न्यू कलेक्शन है। ऑफलाइन तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, अब देखती हूँ ऑनलाइन ही कुछ मंगवा लूँ। पता नहीं तुम भी क्या क्या मंगवाती रहती हो। इतने कपड़े पड़े हैं तुम्हारे पास, जिनमें से शायद तुमने एक कपड़े को दूसरी बार पहना भी नहीं है। अब फिर नए कपड़े खरीदने के बारे में सोच रही हो। कितनी अलमारियाँ भरी हुई है तुम्हारी। 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को हुए, और इन 2 सालों में तुमने कितने फालतू कपड़े खरीदे हैं। माँ, टीना को जितना मर्जी उतना कह लो, वो अपने मन की ही करती है। जो पहनना होगा पहन लेगी। टीना कमरे में चली जाती है, तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है, जो उसे एक नई शॉपिंग साइट के बारे में बताती है, जहाँ पर बर्फ के कपड़े मिल रहे थे। ये सुनकर टीना बहुत खुश होती है। हाँ टीना, मैंने सुना है उस शॉपिंग साइट पर बर्फ के कपड़े मिलते हैं। तेरे लिए बहुत सही रहेगा। तू बता रही थी ना कि दिन की शादी है, तो गर्मी में तो सचमुच ठंडा ठंडा एहसास होगा। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है रानी। मैं आज ही बर्फ के कपड़े ऑर्डर कर देती हूँ। शादी तो अगले हफ्ते है, 1-2 दिन में आ ही जाएंगे। अपनी सहेली के कहने पर टीना उस शॉपिंग साइट से एक बर्फ की साड़ी मंगवा लेती है। बर्फ की वो साड़ी एक बड़े से आइस बॉक्स में पैक होकर आई थी। टीना बर्फ की साड़ी देखकर बहुत खुश होती है, पर टीना ने उन बर्फ के कपड़ों के बारे में ना ही इंस्ट्रक्शन साइट पर पढ़े थे और ना ही बॉक्स पर। उसे तो बस बर्फ के कपड़े ही दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं। अरे ये क्या है टीना, ये कैसे कपड़े हैं? माँ जी, ये बर्फ की साड़ी है। मैंने स्पेशल वेडिंग में पहनने के लिए मंगवाई है। अब मुझे दिन में शादी के समय गर्मी नहीं लगेगी। मुझे तो ठंडा ठंडा कूल कूल एहसास होगा। आप सब गर्मी में इतने चमकदार रंग वाले कपड़े पहनोगे तो देखना पसीने छूट जाएंगे। पर मैं इस बर्फ की साड़ी को पहनकर बहुत रिलैक्स फील करूँगी। और अगर इन पर लगी बर्फ धूप में पिघल गई तो? नहीं माँ जी, ये बर्फ पूरे 12 घंटे तक नहीं पिघलती। मैंने लोगों के रिव्यू पढ़े थे, काफी लोगों ने मंगवाई है। 2 दिन तक बर्फ ऐसी की ऐसी ही रहेगी। कितनी सुंदर ड्रेस है। मैं तो बिल्कुल अलग दिखने वाली हूँ इसे पहनकर। अभी इसे बॉक्स में रख देती हूँ, कल निकालूंगी शादी में पहनने के लिए। अगले दिन शादी थी। टीना ने बर्फ की बनी हुई साड़ी पहनी और तैयार हो गई। टीना, ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है। अगर जरा से भी बर्फ पिघल गई तो वहाँ सब लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। वही तो मैं इसे समझा रही हूँ कि एक अच्छी सी साड़ी पहन ले, पर इसे तो यही साड़ी पहननी है। माँ जी, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं ऐसे साड़ी सूट नहीं पहन सकती, इसीलिए मैंने अपने लिए ये वाली साड़ी मंगवाई है। अरे ऐसा भी क्या मॉडर्न होना, बताओ तो। बर्फ की साड़ी पहनकर शादी में जाएगी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। टीना अपनी सास और पति के साथ शादी में पहुंचती है। दिन की शादी थी तो गर्मी और धूप भी बहुत ज्यादा थी, पर टीना ने तो बर्फ की साड़ी पहनी थी तो उसे गर्मी लग ही नहीं रही थी। शादी में आए लोग उसे बर्फ की साड़ी पहने देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी वो बर्फ की साड़ी कभी नहीं देखी थी। अरे वाह टीना भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। इन पर तो बर्फ लगी है, ये तो बिल्कुल अलग है। वैसे आपके बारे में जितना सुना था कि आप बहुत मॉडर्न हो, आज देख भी लिया। मैंने भी यही सुना है, टीना बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती है, और आज तो तुम्हारी साड़ी सबसे अलग लग रही है टीना। वैसे कौन सी साइट से मंगवाई है, मुझे भी बताना। मेरे कजन भाई की मैरिज है, वो भी दिन की है। मैं सोच रही हूँ बर्फ की कोई ड्रेस जो मुझ पर अच्छी लगे मैं भी मंगवा लूँ। जी आंटी जी, जरूर। मैं आपको साइट का लिंक भेज दूंगी।
टीना सबके साथ बातें कर रही थी और खूब एंजॉय कर रही थी। दिन की शादी थी, ओपन एरिया था तो धूप भी बहुत बढ़ रही थी। सबका गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। दूल्हा दुल्हन मंडप पर बैठे तो टीना अपनी सास और पति के साथ खाना खाने के लिए चली गई। अरे रात की शादी रखते दिन की शादी में कितनी गर्मी लग रही है। ओह पसीने आ रहे हैं। आप रुकिए माँ, मैं सामने से आपके लिए फ्रूट चाट और जूस लेकर आता हूँ। देखा, मैंने सही किया ना माँ जी। मैंने ये बर्फ की साड़ी पहनी है तो मुझे तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है और मैं तो आराम से शादी एंजॉय कर रही हूँ। अरे क्या शादी एंजॉय कर रही हो बहू? वो देखो तुम्हारी साड़ी की सारी बर्फ पिघल रही है। नीचे की सारी साड़ी से बर्फ हट चुकी है। वो देखो सामने टीना भाभी की साड़ी की सारी बर्फ ही पिघल गई। अच्छा है ना, पूरी शादी में बहुत इतरा रही थी कि बर्फ की साड़ी पहनी है। अब तो ऐसा लग रहा है टीना भाभी ने बर्फ की नहीं बल्कि पानी की साड़ी पहनी है। सब लोग टीना के कपड़ों की बहुत हंसी उड़ा रहे थे क्योंकि टीना की साड़ी के ऊपर से सारी बर्फ पिघल चुकी थी और उसकी साड़ी बहुत भद्दी सी लग रही थी। और बनो मॉडर्न, मंगाओ ऐसे अजीब से कपड़े। देखा शादी में कितना मजाक बन गया तुम्हारा। मना भी किया था इस तरह के कपड़े मत पहनो, पर तुम हो कि मेरी कभी सुनती ही नहीं हो। आई एम सॉरी माँ जी, अब मैं क्या करूँ? सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। मुझसे अब यहाँ नहीं रुका जाएगा। हम घर चलते हैं ना? हाँ ठीक है। वैसे भी यहाँ खड़े होकर और मजाक नहीं बनवाना। चलो घर ही चलते हैं। टीना की वजह से उसकी सास को रिश्तेदारी की खास शादी बीच में छोड़कर आनी पड़ी। टीना ने घर जाकर कस्टमर केयर पर कॉल किया और उन्हें साड़ी खराब होने की शिकायत की, पर गलती टीना की खुद की थी। उसने साड़ी के लिए लिखे गए इंस्ट्रक्शन पढ़े ही नहीं थे। उसने बाद में पढ़ा कि बर्फ के कपड़े पहनकर धूप में नहीं जाना। कपड़े सिर्फ गर्मी दूर करने के लिए थे, धूप में पहनने के नहीं। टीना की इस महंगी साड़ी के कपड़े रिटर्न नहीं होते। महंगी साड़ी के पैसे भी गए और मूड भी खराब हुआ। पर टीना को ये भी समझ आ गया कि इतना भी मॉडर्न बनना अच्छा नहीं कि हम कुछ भी मंगवा कर कुछ भी पहन ले। हमेशा सोच समझकर शॉपिंग करनी चाहिए। ये बात उसे उस दिन समझ आ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।